जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 10 फरवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और इस वीडियो सीरीज में हम आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हैं, जो कि बिहार की परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो ध्यान पूर्वक इसे फॉलो कीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में जो हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अवन्या बिहार 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तो एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो खबरों में रहा है। लेकिन इसी में जो कि स्टार्टअप की बात हुई तो हमने रिलेट करते हुए एक प्रश्न पूछा था कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था अगस्त 2022 में, और उस समय बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वो कौन थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सैयद शाहनवाज हुसैन थे। अथवा विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। चलिए हम सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये करेंट अफेयर्स के डेडिकेटेड कोर्स के माध्यम से आप बिहार के सारे एग्जाम की तैयारी एक नाम मात्र की फी पर कर सकते हैं। तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि, टेस्ट सीरीज आदि आप करंट अफेयर से संबंधित इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट लिखी गई है, आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार के औरंगाबाद में। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद जिले के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में, देव एक जगह है, यहाँ पर 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो 4 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक, ये ध्यान रखिए। अच्छा कुछ जानकारी और आपको दे दूं, यह देश का पहला सूर्य मंदिर है जहां पर मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वो पश्चिम की ओर खुलता है। समान रूप से मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है वो देखा जाए तो पश्चिम की ओर नहीं खुलता है, लेकिन ये देश का पहला सूर्य मंदिर है जो इस दिशा की ओर खुलता है। अच्छा इसके बारे में ये बताया जाता है कि यह मंदिर 6ठी या फिर 8वीं शताब्दी के बीच की होगी, यानी 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच की होगी। और इस मंदिर के बारे में यह दंत कथाएं हैं, यह भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। हालांकि ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन जानकारी स्वरूप यहाँ पर हमने ये चीजें बतलाया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये जो महोत्सव है कहाँ पर आयोजित हुआ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंटली पूछे गए थे थावे महोत्सव से संबंधित, वो चीजें भी हम आपको बतलाएंगे। आगे यहाँ पर कुछ जानकारी और दे दूं, चूंकि यहाँ पर औरंगाबाद की बात हुई है तो एक अहम जानकारी आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत में अब तक औरंगाबाद नाम के 2 जिले थे, एक तो बिहार में और एक महाराष्ट्र में था। किंतु 29 जून 2022 को शिवसेना के नेतृत्व वाली जो महाराष्ट्र कैबिनेट है, इन्होंने मराठा सम्राट के दूसरे छत्रपति संभाजी भोसले के नाम पर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मंजूरी दी थी, जो कि अब यह नाम परिवर्तित हो चुका है। 2022 में ही 29 जून को मंजूरी दी गई थी। अतः यहाँ पर ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम अब क्या है, तो संभाजी नगर है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा बिहार के महोत्सव को लेकर जो बातें अभी हम आपको बतला रहे हैं उनमें तो 2024 में ये सारी चीजें आपको हमने बतलाया था। जो इम्पोर्टेंट महोत्सव आयोजित हुए जैसे कि नागी पक्षी महोत्सव 2024, ये कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित होगा, मतलब हुआ, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाई हुई है। उसी प्रकार से नीचे है बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, नारी शक्ति रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी, स्वर्णिम मिथिला समिट, कुंडलपुर महोत्सव, भोजपुरी महोत्सव, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव, इंद्रधनुष और राजगीर महोत्सव, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 वाला भी 2023 में जब हमने आपको जानकारी दिया था केवल इतने ही महोत्सव को लेकर विस्तृत तौर पर आपको हमने बतलाया था। और यहीं से थावे महोत्सव से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। 15 से 16 अप्रैल 2023 को गोपालगंज में ये आयोजित हुआ था थावे महोत्सव। ध्यान रखेंगे महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहाँ पर आयोजित होते हैं, कौन सा संस्करण होता है, या फिर वो किस तिथि को आयोजित हुआ, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा पूछा कौन सा गया था कि थावे महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो गोपालगंज में।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है देहरादून उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो यहाँ पर आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है? यानी कि 38वें नेशनल गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो रहने वाली है बिहार के मुंगेर जिले की। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की बेटी अंशिका ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वो मुंगेर जिले की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कई जानकारी और भी हम आपको देंगे। फिलहाल उससे पहले अगर हम इसके आयोजन की बात करें तो ये पुनः से यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी संस्करण को लेकर, किसी भी आयोजन को लेकर, खेलों से संबंधित जो शुभंकर होता है तो वो आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। जो इसका शुभंकर ये है मौली, जो कि उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है मोनाल, इससे प्रेरित है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा अभी हाल ही में राजगीर में जो नया खेल परिसर है वहां पर महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित हुई थी, जिसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार के राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित था। रिसेंटली हमने आपको ये तमाम जानकारी दिया था, आपको मालूम होगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दूं, इससे जो पिछला संस्करण था इसका 37वां राष्ट्रीय खेल, उसको लेकर फिलहाल ये 38वां संस्करण अभी जारी है। इसको लेकर डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे। बस फिलहाल इतनी बातें बिहार को लेकर ध्यान रखें। लेकिन इसका पिछला संस्करण जो कि गोवा में आयोजित हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल, आपको ध्यान रखना है कि बिहार 8 पदक हासिल कर पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा था। और ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था ये मोगा था, जो आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, 36वें की बात अगर हम करें, ये तो 37वां गोवा में आयोजित हुआ, लेकिन अगर हम 36वें की बात करें तो 36वां जो संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का ये गुजरात में आयोजित हुआ था। और वहां पर बिहार ने केवल एक कांस्य पदक अपने नाम किया था। बाकी मतलब पूरा नील था, केवल और केवल एक कांस्य पदक अपने नाम किया था। अच्छा, एक बात और, 37वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर डिटेल जानकारी अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा प्रश्न भी खास करके राष्ट्रीय खेलों से ही संबंधित है, पहले उसे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में चंडीगढ़ को हराकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए पुरुष कबड्डी का जो फाइनल मुकाबला है, मतलब जो खिताबी मुकाबला खेला गया था, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण पदक है ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है। किसे हराकर? तो चंडीगढ़ को हराकर। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें, ये तो आपको ध्यान रखना, ये 38वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का। आयोजन तिथि को लेकर जानकारी हमने आपको दे दिया, इसका शुभंकर क्या है ये अभी हमने आपको बतलाया। ये चीजें यहाँ से संबंधित ध्यान रखें। लेकिन एक्चुअली जो प्रश्न में पूछा गया है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कप्तान अर्जुन देशवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी के फाइनल में चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यानी कि उत्तर प्रदेश को पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक मिला, जबकि वहीं पर अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ को सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक मिला। ये तो पुरुष कैटेगरी को लेकर बात हुई। लेकिन वहीं पर कबड्डी में महिला वर्ग की बात करें तो महिला कबड्डी फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 27-22 से हराकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यानी हिमाचल प्रदेश स्वर्ण पदक, जबकि हरियाणा रजत पदक अपने नाम किया। तो ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, बिहार के बारे में यही सारी अभी जानकारी हम आपको दे रहे थे पिछले प्रश्न में। लेकिन 37वें राष्ट्रीय खेलों की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है, जो जानकारी हमने उस समय आपको दिया था, आइए एक नज़र उस पर हम यहाँ पर केंद्रित करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में अगर हम देखें इसके आयोजन तिथि को तो 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक ये आयोजित किया गया था। इस पूरे प्रतियोगिता में महाराष्ट्र जो है ये 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था, जबकि सर्विसेज की जो टीम थी 126 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, और फिर हरियाणा जो रही वो 192 पदकों के साथ रहा तीसरे स्थान पर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किया, यानी कि कुल 8 पदक था। और ये राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
और 8 पदक के साथ बिहार 30वें स्थान पर रहा। अच्छा, ये वाला पॉइंट अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे कि गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, जहां पर बिहार ने केवल 1 पदक जीता, और वो पदक कौन सा था? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक था। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी और हमने आपको दिया था, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में अपने नीतिगत रेपो दर में कमी करते हुए इसे 6.50% से घटाकर कितना कर दिया है? तकरीबन 5 वर्षों के बाद इसमें कटौती किया गया है, ये ध्यान रखने योग्य है। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इसे घटाकर किया गया है 6.25%, यानी कि 0.25% की इसमें कटौती की गई है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने नीतिगत रेपो दर में कमी करते हुए इसे 6.50 से हटाकर 6.25 कर दिया है, जो लगभग 5 वर्षों में पहली बार है यह जब दर में कटौती किया गया है आरबीआई द्वारा। ऐसे में यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नजर आता है वो है रेपो दर यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत सारे लोगों को मालूम है, आई थिंक आपको भी मालूम होगा, और आपको मालूम रखना भी चाहिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रेपो रेट से आप क्या समझते हैं, या फिर रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उसको लेकर जानकारी हमने आपके बीच रखा है, एक आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। देखिए, बैंकों को जब अपने रोजमर्रा के काम काज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत होती है, तब वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। जो बैंक संचालित है भारत में, वो सभी अपने रोजमर्रा के काम के लिए अगर उन्हें भारी भरकम रकम की जरूरत होती है तो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। अच्छा, इस कर्ज पर या फिर इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना कर दिया गया घटा के? तो 6.25%। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कितना किया गया? 6.25%। जबकि वहीं पर आई थिंक आप यहाँ पर रेपो रेट समझ चुके हैं, लेकिन वहीं पर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो बैंकों के पास जब दिन भर के काम काज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को वो बैंक रिजर्व बैंक में रख देते हैं। अच्छा, इस रकम पर आरबीआई जो उन्हें ब्याज देता है, जिस दर से ब्याज देता है, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिए। आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका है अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही है तो कुछ जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई से संबंधित। पहले समय में आरबीआई की स्थापना को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये तिथि आपको ध्यान रखना है। साथ साथ ये ध्यान रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अच्छा, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाघ, जैसा यहाँ पर लोगो में आप देख रहे हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई के नए जो 26वें गवर्नर है यह है संजय मल्होत्रा, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं और इन्होंने 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लिया है। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। 11 दिसंबर 2024 को ये इस पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। तो ये नाम को परिवर्तित करते हुए नाम दिया गया विजय दुर्ग, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही एक इसकी जो प्रमुख द्वार है सेंट जॉर्ज गेट को अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। इस वजह से ये दोनों जो अभी है पॉइंट जो हमने बतलाया है ये खबरों में है। तो फोर्ट विलियम को लेकर ये जानकारी ध्यान रखिए। फोर्ट विलियम का जो नाम है भी विजय दुर्ग किया गया है, और साथ ही इसके अंतर्गत एक जो इसके प्रमुख द्वार है सेंट जॉर्ज गेट, इसका नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया है। ऐसे यहाँ पर अगर हम इस फोर्ट विलियम की बात करें तो 6 प्रमुख गेट है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने योग्य है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको इनसे संबंधित कुछ जानकारी और दे दूं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह नाम परिवर्तन करने का जो निर्णय है वो दिसंबर 2024 में लिया गया था, लेकिन अब इसे परिवर्तित कर दिया गया है। आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। जैसे फोर्ट विलियम की बात करें तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1781 में निर्मित किया गया था। ये यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एक तस्वीर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान ये 1781 में इसका निर्माण किया गया था। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1651 में वहां पर मतलब उस क्षेत्र में 3 गांव जो कि कलिकता, गोविंदपुर और सुतानदी में जमींदारी का अधिकार प्राप्त किया था, या फिर उन्हें प्राप्त हुआ था, या फिर यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। अच्छा, उसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। जो फोर्ट विलियम है, जो ये इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अच्छा, इस किले के जो 6 प्रमुख द्वार हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है चौरंगी गेट, प्लासी गेट, कलकत्ता गेट, वाटर गेट और ट्रेजरी गेट और सेंट जॉर्ज गेट, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब इन सभी गेट में से, और इसका भी नाम परिवर्तित करते हुए किया गया है खास करके शिवाजी गेट। तो ये चीज़ें यहाँ पर फोर्ट विलियम को लेकर ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आई होप ये तमाम बातें यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमें नजर आती है। चलते हैं यहाँ पर हम छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या फिर निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। देखिए, राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि रिद्धिमान शाह। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कई लोग बोलेंगे कि सर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते हैं। दरअसल कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम रिसेंटली बात करें तो यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था जब महेंद्र सिंह धोनी और उसके तुरंत बाद सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास लिया था। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्रिकेटरों को लेकर इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जानकारी स्वरूप इसे याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। रिद्धिमान शाह जो कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक जगह सिलीगुड़ी, आप लोग जानते हैं बिहार के बहुत नज़दीक है, यहीं के ये रहने वाले हैं, 40 वर्षीय हैं। अच्छा, इन्होंने फरवरी 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, यानी कि पदार्पण किया था, और भारत के लिए कुल मिला के 49 मुकाबले इन्होंने खेला, जिसमें 40 टेस्ट और 9 एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच शामिल है। इन्होंने भारत के लिए कोई भी T20 मैच, खास करके इंटरनेशनल मैच की बात करें तो नहीं खेला। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर इस प्रश्न से ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तैयार, या फिर देखिए यहाँ पे तैयार नहीं पेश होगा, आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2025 से 26 को डैश थीम पर तैयार किया गया है। देखिए, राइट जो आंसर होगा इस प्रश्न का यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि सबका विकास। आपको बता दूं कि बतौर वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण को यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो खास करके एग्जाम पर्पस से जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। अच्छा देखिए, कल वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था बजट को लेकर और बिहार के संदर्भ में डिटेल में हमने आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे ओवरऑल एग्जाम पर्पस से संबंधित जो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.56 लाख करोड़ रुपए का व्यय आवंटित किया गया। ये बजट का स्वरूप है जो आवंटित किया गया है। वहीं पर आगे हम बात करें बजट के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। ये सभी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे और राजमार्ग के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुए हैं, यानी कि अधिक राशि का आवंटन किया गया है ये दोनों क्षेत्रों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.65 लाख करोड़ रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए 2.78 लाख करोड़, जो कि ये बिहार सरकार के बजट के बराबर है।
ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बता दें कि बजट में विकास के 4 इंजन हैं, जो कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये बजट में ये वाला पॉइंट मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बजट 2025 से 26 जो पेश किया गया है, इसमें विकास के 4 इंजन क्या क्या है या फिर इनमें से कौन है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एकदम से इसे रट लीजिएगा। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन बतलाया गया है बजट 2025-26 में। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर अब कोई भी टैक्स या फिर कर नहीं लगेगा। ये प्रमुख बातों में शामिल कीजिएगा इसे। एक और पॉइंट यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। दरअसल बजट की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी, ये जो बजट शब्द का प्रयोग आज के दौर में हम लोग करते हैं, संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। हालांकि इसके जगह पर संविधान के अनुच्छेद 112 में, यानी कि आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। हालांकि ये शॉर्ट में बजट ही है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, इसे कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, कल वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बिहार को लेकर बजट में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, विस्तृत तौर पर आपको हमने बतलाया था। अच्छा, अभी अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण की, तो जो बजट इन्होंने पेश किया है, ये कुल मिला के 8वां आम बजट है, जिसमें 6 पूर्णकालिक बजट है और 2 इसमें अंतरिम बजट पेश किया है, मतलब इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ डिटेल जानकारी, ये तमाम बातें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कल ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 4 फरवरी 2025 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। बताएं कि विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की विषय या फिर थीम क्या है। 2025 से 27 तक की अगर हम थीम की बात करें तो यूनाइटेड बाय यूनिक इसका थीम रखा गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, डी नहीं बल्कि सी हो जाएगा। आपको बतला दूं यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2025 से 27 की थीम इसका है यूनाइटेड बाय यूनिक, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी और देखेंगे। ये तो विश्व कैंसर दिवस की बात हुई, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से, ये ध्यान रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको एक जानकारी कैंसर से संबंधित दे दूं। दरअसल एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से अराइज होता है। हमने आपको अप्रैल 2024 में जानकारी दिया था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई थी। अब ये लॉन्च किनके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये भारत की इससे पहली CRT सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। ये भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है कैंसर के लिए, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, एक जानकारी और है, जो बजट अभी पेश हुआ है 2025-26 के लिए, आपको ध्यान रखना, इस बजट में सरकार ने अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर केंद्र को स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बजट में ये बातें कही गई है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर अतिरिक्त ऐड कर दिया है ताकि आप इसे देखें तो आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में FEAST यानी कि फिस्ट सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया गया, या फिर ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है इसरो से, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ये इसी से संबंधित है। आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में 1 फरवरी 2025 को IIT हैदराबाद में 8वीं राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स बैठक में परिमित तत्व संरचनाओं का विश्लेषण यानी कि फिस्ट सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा गया परिमित तत्व संरचनाओं का विश्लेषण यानी कि शॉर्ट में फिस्ट,
तो इसका अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या है फिस्ट का, जो हिंदी में जो लिखा गया है यहाँ पर। अंग्रेजी की बात करें तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये इसका पूरा नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो फिस्ट खबरों में है वो क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, किससे संबंधित है, ये क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखिए। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अभी हाल ही में इसका अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, साथ साथ भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। इसका मूल मतलब खास करके जो इस्तेमाल है, जो यूजेज है, वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो फिलहाल फिस्ट सॉफ्टवेयर को लेकर इतनी जानकारी ध्यान रखें, चूंकि खबरों में इसलिए था क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन इसका लॉन्च किया गया है। चलिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्लू घोस्ट निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, ब्लू घोस्ट की बात करें तो एक प्रकार का ये अंतरिक्ष यान है, या फिर आप बोल सकते हैं लैंडर है, ये ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक प्रकार से ये अंतरिक्ष यान है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे कि फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दूं इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना, जो रिसर्च वगैरह है इसको आगे बढ़ाने की दिशा में ये कार्य किया जा रहा है, यही इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिए, यह लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और अस्थायी अन्वेषण स्थापित करना है। ये इसका मूल उद्देश्य है और ये नासा के ये 2 प्रोग्राम का हिस्सा है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इन दोनों प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम यहाँ पर यानी एक मिशन यहाँ पर कौन सा है, आर्टेमिस मिशन या फिर आर्टेमिस कार्यक्रम। आर्टेमिस मिशन के बारे में बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली प्रश्न पूछे गए हैं। इसको लेकर यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल पिछले साल 21 जून 2023 को वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है। अच्छा, मई 2024 में नासा ने चंद्रमा पर अपनी पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है। नासा ने अपने इस प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक नाम दिया है, यानी कि फ्लोट नाम दिया, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत की बात करें, अपने देश की बात करें तो 27वां देश है, लेकिन इस समझौते पर अब वर्तमान में बात करें तो 40 से अधिक देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। आर्टेमिस समझौता को लेकर जो जानकारी आपके एग्जाम में पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट था और ये तमाम चीज़ें हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ था। तमाम बातों पर ध्यान रखेंगे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को फॉलो करेंगे तो तैयारी नो डाउट बेहतर होगी। आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक से जानकारी लिखी गई है, समय निकाल के वीडियो को वॉच करके इसे जरूर देख लीजिए। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश के सोगे गेली हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका की है। ये आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि मिसेज वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है ये विवाहित महिलाओं के लिए एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये विवाहित महिलाओं के लिए प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को पहले मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, किंतु 1988 में इसका नाम बदलकर मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं दरअसल यही है सोगे गेली। आप यहाँ पर देखिए कि लॉस वेगस में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है ये दक्षिण अफ्रीका की सोगे गेली ने अपने नाम किया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब इन्होंने अभी हाल ही में 2025 वाला अपने नाम किया। देखिए, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत अब तक 2 बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है। मिसेज वर्ल्ड 2022 से पिछली बार जो भारत को मिला था वो जम्मू कश्मीर के सरगम कौशल ने अपना नाम किया था, जो आप यहाँ पर तस्वीर में भी इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले 2021 में अदिति गवित्रीकर ने एक खिताब 2021 नहीं बल्कि ये 2001 होगा। 2001 में अदिति गवित्रीकर ने, जो कि पनवेल महाराष्ट्र के, इन्होंने अपने नाम किया था। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, 2001 होगा। अच्छा, एक जानकारी और, जबकि यहाँ पर हम बात करें इससे अतिरिक्त मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की, तो भारत 6 बार मिस वर्ल्ड और 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। लेकिन मिस वर्ल्ड में सर्वाधिक जो खिताब है वो भारत ने 6 बार और वेनेजुएला ने भी 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। इससे पहले यहाँ पर हम मिस यूनिवर्स 2024 देख लेते हैं। उसके अतिरिक्त उससे पिछला जो संस्करण था 2023 वाला, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। 2024 में विक्टोरिया कैजर थैल्यूर, जो कि डेनमार्क की, इन्होंने अपने नाम किया मिस यूनिवर्स
है, जबकि 2023 में सेनिस पलासियो जो कि निकारागुआ की इन्होंने अपने नाम किया था। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया क्रिस्टिना पिस्चुकोवा जो कि चेक गणराज्य की है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बिहार नहीं बल्कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत 3 बार मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता। इनमें सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू ये 3 नाम शामिल हैं। जबकि मिस वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देखें तो इनमें जो नाम है रीता फारिया सबसे पहला नाम, फिर ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानसी छिल्लर। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये देश कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि अर्जेंटीना। ये अभी हाल ही में इसे बाहर निकलने का फैसला किया है। अच्छा, अर्जेंटीना को लेकर हमने ये भी जानकारी आपको दिया था कि ब्रिक्स में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। इस समय वर्तमान में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 11 है। हालांकि अर्जेंटीना अगर शामिल होता तो ये 12 हो जाता, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखेंगे, वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक जानकारी आपको ये दे दें, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो इस वाले कोर्स को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से तैयारी आपकी बेहतर होगी। अब आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? विस्तृत तौर पर जानकारी आपको दी गई है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।